हेलो, मैं हूं अव्वल और ये है इंग्लिश प्रेपोजिशंस का पार्ट 3। हमारे साथ हैं इंग्लिश प्रेपोजिशंस के एक्सपर्ट मिस्टर उड़नछू, जिनके पास है उड़ने की पावर और हमेशा की तरह वो इस पावर का बहुत फायदा उठाते हैं। पता नहीं कहां कहां गायब हो जाते हैं। वो रहे। हेलो फ्रॉम उड़नछू। लेसन शुरू किया जाए। मैं अभी आया। इन, ऑन और एट या फिर किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल समझना तो जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है कि उन्हें कब, किन मौकों पे यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। पेंटिंग को दीवार पे टांग दो। हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। अब अगर आप ये रट लो कि वॉल के लिए, दीवार के लिए ऑन यूज करना है, तो फिर ये सेंटेंस देखो। दीवार में एक छेद करो। मेक अ होल इन द वॉल। अब जो आपने रटा हुआ था कि दीवार के साथ ऑन आएगा, ऑन द वॉल, वो यहां पे गलत हो गया, क्योंकि यहां आएगा इन द वॉल। और अब ये सेंटेंस देखो। दीवार को देखो। लुक एट द वॉल। ना ऑन ना इन, यहां आ गया एट। हर सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्यों बदलती गई और कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, यही देखेंगे आज के लेसन में हम 3 प्रेपोजिशंस के लिए, इन, ऑन और एट। और उसके बाद दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि लेसन के एंड में है एक क्विज आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही इंग्लिश वर्ड इन का मतलब सीख जाते हैं। पानी पीने जाओ या वॉशरूम जाओ, वापस आके क्लास के बाहर से आवाज लगाओ, मे आई कम इन मैम। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इस सेंटेंस में इन का मतलब है क्लास के अंदर, या कह लो कि क्लास में। एक प्रेपोजिशन की तरह भी इंफॉर्मेशन जोड़ते हुए भी इन का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे कहने का मतलब हो किसी में, किसी जगह में, किसी चीज में, किसी वक्त में, किसी बात में या किसी एहसास में। जैसे कि क्लास में, इन द क्लास। बॉटल में, इन द बॉटल। 2015 में, इन 2015। इंग्लिश में, इन इंग्लिश। दर्द में, इन पेन। अब मैं ऐसे ही आपको ऑन और एट का हिंदी में मतलब भी समझा सकता हूं, पर बात यह है कि इंग्लिश हिंदी से ट्रांसलेट होके तो बनी नहीं, और ना ही हिंदी इंग्लिश से। सो किसी ना किसी जगह पे वर्ड्स का यूज अलग हो जाता है, बात को कहने का तरीका अलग हो जाता है, और वहीं फंसते हैं लोग। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि वर्ड की सिर्फ ट्रांसलेशन पे मत जाओ, उसके मीनिंग को भी समझो, और जहां तक हो सके उसके इस्तेमाल के पीछे के लॉजिक को, उसके तर्क को भी समझो। मैं आपको इन, ऑन, एट का यूज समझने के लिए एक टेक्निक बताता हूं। टेक्निक आसान है, पर ध्यान से सुनना। मैं फिर से उसी बात पे वापस आता हूं जब आपने क्लास में आने के लिए कहा था, मे आई कम इन। अब आप अपनी आंखों के आगे एक सीन लाओ कि आपको टीचर ने क्लास में आने दिया और आप क्लास में आ गए। सो अब आप क्लास में हो। यू आर इन द क्लास। क्लास में बैठने के लिए कई बेंचेस हैं जो अलग अलग लाइन में रखे हुए हैं। आप जाके किसी एक बेंच पे बैठ जाते हो। यू सिट ऑन द बेंच। ऑन द बेंच इसलिए क्योंकि बेंच पे बैठा जाता है, बेंच की सरफेस पे, उसकी सतह पे बैठा जाता है। ऑन द बेंच। बैठने के बाद आपको अपने बेंच के एक कोने पे, एक कॉर्नर पे कील दिखाई देता है। यू सी अ नेल एट द कॉर्नर ऑफ योर बेंच। एट द कॉर्नर इसलिए क्योंकि बेंच का कॉर्नर एक सटीक पॉइंट है, एक एग्जैक्ट पॉइंट है। सो कॉर्नर, सेंटर, टॉप, बॉटम या किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए एट यूज करते हैं, इसलिए एट द कॉर्नर।
बस इतना सा सीन याद कर लो। इन द क्लास, ऑन द बेंच, एट द कॉर्नर। अब आप देखोगे कि हमारे उस सीन में और कैलेंडर में कोई फर्क नहीं है। मान लो दिसंबर के महीने की बात करते हैं। सो महीना हो गया आपकी क्लास और डेज और डेट्स वाले बॉक्सेस हो गए आपकी क्लास के बेंचेस। अब अगर आप पूरे महीने की बात करना चाहते हो, जैसे कि दिसंबर में बहुत ठंड हो जाती है, इट गेट्स वेरी कोल्ड डैश दिसंबर। इन, ऑन या एट। आंसर है इट गेट्स वेरी कोल्ड इन दिसंबर। यह महीना है एक क्लास की तरह, एक जगह की तरह जिसमें बहुत सारे दिन हैं। हमारे सीन में क्लास के लिए था इन और यहां दिसंबर के लिए भी इन। और वैसे हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन सही बैठती है, दिसंबर में, इन दिसंबर। अगला सेंटेंस देखते हैं। फ्राइडे को पार्टी है। द पार्टी इज डैश फ्राइडे। इन, ऑन, एट। अब हमारे सीन में हमने बेंच के लिए वर्ड यूज किया है ऑन द बेंच और कैलेंडर पे डे और डेट भी है बेंच की तरह। सो वर्ड यूज होगा ऑन। द पार्टी इज ऑन फ्राइडे। डेज और डेट्स की ट्रांसलेशन काम नहीं आएगी क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे बोलते हैं, मंडे को, 15 तारीख को, और फिर हम ऐसे भी बोलते हैं, चिड़ियों को दाना डाल दो। दोनों जगह को का मतलब अलग हो जाता है। अगला सेंटेंस। 14 अक्टूबर को मेरा एग्जाम है। माई एग्जाम इज डैश 14 अक्टूबर। इन, ऑन, एट। अगर आपको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो। और अब आंसर। कैलेंडर में डेट भी तो डे की तरह ही है। हम किसी दिन को या डे से बुलाते हैं या डेट से। सो दोनों के लिए सेम प्रेपोजिशन यूज होगी ऑन। माई एग्जाम इज ऑन 14 अक्टूबर। यहां डेट के साथ महीने का नाम जरूर लगा हुआ है पर बात डेट की ही हो रही है, इसलिए डेट वाली प्रेपोजिशन आएगी। अमेरिकन इंग्लिश में अक्टूबर 14 भी कहते हैं, महीने का नाम डेट से पहले, पर यहां भी बात डेट की ही हो रही है। सो प्रेपोजिशन डेट वाली, ऑन। अगला सेंटेंस। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर डैश अ वीक। इन, ऑन या एट। इसका आंसर अगर शॉर्टकट में जानना है तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? में मतलब इन, सो यहां पे इन आना चाहिए, पर ट्रांसलेशन पे डिपेंड नहीं करते, हम अपना लॉजिक देखते हैं। आंसर इन ही है और वो इसलिए क्योंकि कैलेंडर पे देखो तो एक हफ्ता है बेंचेस की एक लाइन जैसा, बेंचेस से बनी एक रो जैसा, रोज एंड कॉलम्स वाला रो। जैसे रो के अंदर बेंचेस हैं, बेंचेस आर इन अ रो। इसी तरह से हफ्ते में 7 दिन हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सो केस सॉल्व हो गया। हमारा सेंटेंस होगा हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक और सेंटेंस। मुझे अपने बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। आई गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स डैश माई बर्थडे। इन, ऑन, एट। सेंटेंस को एक बार ट्रांसलेट करके देखो। बर्थडे पे, बर्थडे में नहीं है, सो इन नहीं होना चाहिए। एट हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, पर ट्रांसलेशन की गारंटी नहीं है, सो कैलेंडर देखते हैं। कैलेंडर में कोई भी खास दिन, कोई भी फेस्टिवल होता तो एक दिन ही है, बस उस दिन कुछ खास हुआ होता है। उतने ही साइज का डे का बॉक्स होता है, उतने ही दिन में घंटे होते हैं। हाँ, बस कुछ कैलेंडर्स में अलग रंग से प्रिंटेड होता है ताकि कैलेंडर यूज करने वाला अपने दिन को उस हिसाब से प्लान कर सके। सो दिवाली का दिन हो, क्रिसमस डे हो, ईद हो, न्यू ईयर्स ईव हो या कोई भी फेस्टिवल वाला दिन हो, कोई भी हॉलिडे हो,
या फिर बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी खास ओकेजन, कैलेंडर उसको एक डे ही मानता है और डे के लिए यूज होता है ऑन। हमारा आंसर हुआ आई गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। जो लोग कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पे एक चीज समझना जरूरी है। कैलेंडर तो दिवाली को, क्रिसमस को या किसी भी फेस्टिवल को एक दिन ही मानता है। सो जब हमें किसी एक दिन की बात करनी हो, दिवाली वाले दिन की बात करनी हो, क्रिसमस वाले दिन की बात करनी हो, तब ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस कहना ठीक है। पर जब हम लोग दिवाली को, ईद को, क्रिसमस को एक छुट्टी की तरह ना देखते हुए एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह, एक मौके की तरह देखते हैं, तो हम अक्सर ऐसे बोलते हैं, दिवाली पे हम नई कार खरीदेंगे। कहने का मतलब कि दिवाली के मौके पे, जरूरी नहीं कि दिवाली वाले दिन, उसके आसपास भी ले सकते हैं। जब हम मौके की बात करते हैं तब हम एट यूज करते हैं। वी विल बाय अ न्यू कार एट दिवाली। मैं क्रिसमस पे घर जा रहा हूं, क्रिसमस के मौके पे, क्रिसमस वाले दिन नहीं। आई एम गोइंग होम एट क्रिसमस। सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस का मतलब समझो और फिर आंसर करो। और बाकी लोग इस रूल की टेंशन ना लें, क्योंकि आम बातचीत में हम दोनों केसेस में ऑन बोल सकते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं वीकेंड पे ऑफिस जाऊंगा। आई विल गो टू ऑफिस डैश वीकेंड, इन, ऑन, एट। वीकेंड पे ऑफिस जाऊंगा, वीकेंड में नहीं। सो इन तो नहीं आना चाहिए, ऑन या एट में से कोई एक होना चाहिए। अब कई जगह पे वीकेंड 2 दिनों का होता है और कई जगह पे वीकेंड सिर्फ संडे का दिन ही होता है। सो लॉजिक के हिसाब से डे के लिए ऑन यूज करते हैं, सो ऑन वीकेंड होना चाहिए। ये बात सही भी है और नहीं भी। अमेरिकन इंग्लिश में ऑन वीकेंड ही कहा जाता है, सो ऑन वीकेंड बिल्कुल सही है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में वीकेंड पे को कहते हैं एट वीकेंड। उनका मानना यह है कि वर्ड के मतलब को देखो। वीक एंड, वीक का एंड, हफ्ते के खत्म होने का पॉइंट। जैसे हमारे सीन में बेंच के कॉर्नर पे कील, सो नेल एट द कॉर्नर, वीक एट द एंड, एट वीकेंड। अमेरिकन्स और ब्रिटिश दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। वैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा इन्फ्लुएंस ब्रिटिश इंग्लिश का है, सो इसलिए हम बुक्स में एट वीकेंड पढ़ते हैं और हॉलीवुड मूवीज में, अमेरिकन मूवीज में ऑन वीकेंड सुनते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को कंपैरेटिव एग्जाम्स में कौन सा यूज करना चाहिए? बुक्स वाला, एट वीकेंड। वैसे बातचीत में कौन सा सही है? दोनों। एट को एक पॉइंट के नजरिए से कुछ और जगह भी यूज किया जाता है, जैसे कि शुरू के पॉइंट पे, मुझे महीने के शुरू पे सैलरी मिलती है। आई गेट सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इसी तरह महीने के खत्म होने के पॉइंट पे, एट द एंड ऑफ द मंथ। हफ्ते के शुरू होने के पॉइंट पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक। अब ये सेंटेंस देखो, तुम कितने दिनों में प्रोजेक्ट को पूरा कर लोगे? डैश हाउ मेनी डेज विल यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? इन, ऑन, एट। ट्रांसलेशन के मुताबिक कितने दिनों में है तो इन आना चाहिए। और फिर आप सोचोगे कि नहीं, डेज का जिक्र है तो डेज के लिए ऑन यूज किया जाता है। और फिर मैं कहूंगा कि आपको पता है, इस सेंटेंस के लिए आपको कैलेंडर देखने की भी जरूरत नहीं। सेंटेंस में ना तो पूछा गया है कि किस दिन कंप्लीट होगा, दिन का नाम बताओ, और ना ही पूछा गया है कौन सी डेट को कंप्लीट होगा, डेट बताओ। तो फिर कैलेंडर देखना ही क्यों? पूछने वाले का मतलब कि कितने दिनों के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अंदर मतलब इन हाउ मेनी डेज विल यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और इसी तरह कितने हफ्तों में, इन हाउ मेनी वीक्स। 2 हफ्तों में, इन 2 वीक्स। कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स। कितने सालों में मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी? इन हाउ मेनी ईयर्स विल माई इंश्योरेंस पॉलिसी गेट मैच्योर्ड? 20 सालों में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। योर इंश्योरेंस पॉलिसी विल गेट मैच्योर्ड इन 20 ईयर्स।
वैसे हमने एक ही महीने की एग्जाम्पल ली थी और उसी हिसाब से सारे सेंटेंसेस देखे, पर हमने अभी ये नहीं देखा कि अगर हमें एक महीने से बाहर की बात करनी हो, चाहे पास्ट की चाहे फ्यूचर की, तब कौन सी प्रेपोजिशंस यूज की जाएंगी। जवाब बहुत आसान है। पिछली कुछ एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब तो आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हो कि अगर दिसंबर में हुआ इन दिसंबर, तो साल तो महीने से भी बड़ा है, एक बड़ी क्लास की तरह। सो 2016 में हुआ इन 2016। मैं 1990 में लंदन गया था। आई वेंट टू लंदन इन 1990। इसी तरह से गर्मी, सर्दी या कोई भी मौसम। मैं गर्मी में गोवा जाऊंगा। आई विल गो टू गोवा इन समर। और जैसे हफ्ते के शुरू पे हुआ एट द बिगनिंग ऑफ द वीक, महीने के शुरू पे हुआ एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, उसी तरह से आप एट द बिगनिंग, एट द एंड साल और मौसम के साथ भी लगा सकते हो। अतीत और भविष्य, गुजरा हुआ वक्त और आने वाला वक्त, इन दोनों को हम एक लंबा समा मान के चलते हैं, एक बहुत बड़ी क्लास। और इसीलिए इतिहास में इन हिस्ट्री, बीते हुए वक्त में इन पास्ट, आने वाले वक्त में इन फ्यूचर। भविष्य में मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर। और ये पल, ये लम्हा एक पॉइंट की तरह है जो बात करते करते चला जाता है। सो अगर कहना हो इस वक्त, इस पल, फिलहाल, अभी, इस टाइम पे, तो यूज करो एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट। जैसे कि आप डॉक्टर को मिलने जाओ और उसकी रिसेप्शनिस्ट आपको कहे कि डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं। द डॉक्टर इज बिजी एट द मोमेंट। क्योंकि क्या पता कि डॉक्टर अगले ही पल फ्री हो जाए, लेकिन कहने वाले ने अपनी तरफ से अभी का हाल बताया। आप जॉब के लिए अप्लाई करो और जवाब आए कि हम इस वक्त हायरिंग नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट हायरिंग एट प्रेजेंट। अभी तो हायरिंग नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है किसी भी वक्त डिसीजन चेंज हो जाए। द डिसीजन माइट चेंज एट एनी टाइम। अब शुरू करेंगे क्विज, लेकिन क्विज से पहले एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा। और अब क्विज की बारी। क्विज शुरू करने से पहले एक जरूरी टिप, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टिप यह है कि सेंटेंस को पूरा पढ़ के एक बार मन में उसका मतलब जरूर सोच लेना, बहुत मदद मिलेगी। क्विज शुरू किया जाए। इस क्विज के आंसर्स हैं वीडियो के एंड में। और अभी ये सेंटेंस देखो, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं। आई एम कमिंग डैश नेक्स्ट वीक। यहां कौन सी प्रपोजिशन आएगी? जवाब यह है कि यहां पे किसी भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर के साथ दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, सम ये सब लगा हो, तो इन, ऑन, एट को हटाया भी जा सकता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आप इस दिवाली क्या खरीद रहे हो? वॉट आर यू बाइंग दिस दिवाली? उस साल मैं बहुत पतला था। आई वॉज टू स्लिम दैट ईयर। इसके अलावा कल, आज और कल, yesterday, today और tomorrow, इनके साथ भी इन, ऑन और एट लगाने की जरूरत नहीं। मैंने कल तुम्हें देखा था। I saw you yesterday। क्या तुम आज आओगे? Will you come today? कल मेरी एक मीटिंग है। I have a meeting tomorrow। इंग्लिश सीखना कार चलाने जैसा है। सीखते हुए लगता है कि कैसे एक ही टाइम पे क्लच भी दबाना है, गियर भी बदलना है और सामने भी देखना है। पर एक बार जब कार चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है,
तो हम किसी ख्याल में भी क्यों ना खोए हों, कार सही चलाते रहते हैं। मानते हो ना? इन, ऑन, एट का लेसन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे कि सुबह, दोपहर, शाम या रात का जिक्र करते हुए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, या फिर घड़ी के किसी एक वक्त को बताते हुए किस प्रेपोजिशन वर्ड को यूज किया जाएगा। फिलहाल आप देखो क्विज के आंसर्स, और मेरी तरफ से बाय बाय।